नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं अजमेर शरीफ की। अजमेर शरीफ के मामले में मैंने पहले भी बताया हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे देश को जानना भी चाहिए। अजमेर शरीफ वो 5 इमारतों में से एक है, जो 5 इमारतें भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई ट्रीटी की वजह से बनाई गई थी, संरक्षित की गई थी। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो मुसलमानों को पाकिस्तान मिला और बाकियों को हिंदुस्तान मिला। मुसलमानों को जो पाकिस्तान मिला, यानी कि जो 12.5 लाख 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है, जिसमें 1 लाख 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन जम्मू कश्मीर की भी शामिल है, ये 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान के कब्जे में है। उसमें 1.25 लाख किलोमीटर ये वाली है और बाकी की जो है वो बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान मिलाकर है। मुसलमानों के जितने पब्लिक स्ट्रक्चर थे वो सारे पब्लिक स्ट्रक्चर, और लीगली सॉवरेंटी के आधार पर बाकी सब हिंदुस्तान बचा, पाकिस्तान नया बना। मुसलमानों को, सारे हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एक जमीन दे दी गई जिसको पाकिस्तान कहा गया। अब वहां वो मजार बनाएं, वो वहां पर गुरुद्वारा बनाएं, वो वहां भगवान की मूर्ति स्थापित करें, वो वहां काफिरस्तान बनाएं, वो वहां किसी को फांसी पे लटकाएं, जियाउल हक को वो ऐसे ही लटका दें, काफिर बताकर लटका दें, या फिर वो मुजीबुर रहमान को शपथ देने से मना कर दें, कहें कि ईस्ट पाकिस्तान तो मेनलैंड से मुजीबुर रहमान नहीं आते, लेकिन इसलिए वो एक कॉलोनी है, वो 1.25 लाख स्क्वायर 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की, उस कॉलोनी के लिए ये 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन से कैसे उनको वो किया जा सकता है। वो कुछ भी करें, वो वहां मदरसे बनाए, वो वहां मस्जिदें बनाए, वो वहां कब्रिस्तान बनाए, सब सारे के सारे को कब्रिस्तान में दफन करते हैं और कब्रिस्तान के ऊपर खुद बैठ जाएं। अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो जमीन आपको दे दी, सारे मुसलमान वहां शिफ्ट हो जाओ। ये भारत सरकार, ये उस समय पाकिस्तान ने आह्वान किया। अब वो हमारे यहाँ गांधी जी बैठे हुए थे, हमारे यहाँ नेहरू जी बैठे हुए थे, उनका दिल पसीज गया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। रेजोल्यूशन पास करके मुसलमानों को यहाँ रोक दो, और वो हमारे भाई हैं, सगे भाई हैं, सौतेले भाई हैं, सब करके वो उन्होंने रोक लिए। चांस दे दिया, चांस कहना उनका है, चांस दे दिया, हमने चांस दे दिया साहब। अब यहाँ पर बाई चॉइस है कि तुम जाना चाहो तो जाओ, ना जाना चाहो तो ना जाओ, तो क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अब्दुल कलाम जैसे लोग तो नेहरू जी के परम प्रिय भाई थे, पिछवाड़े से पिछवाड़ा शायद मिला हुआ था उनका, या कैसे मिला हुआ था पता नहीं। हाँ, लेकिन वो पॉलिसी वर्क जो अंग्रेजों के समय पर तय हुआ था कि हिंदुस्तान अलग बनेगा, पाकिस्तान नया बनेगा जहां मुसलमान सारे हिंदुस्तान के शिफ्ट हो जाएंगे, वो पूरा फलीभूत नहीं हो पाया। और इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान बना था, तो फिर इस्लाम का काम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश कैसे बन गया? अगर पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर बना था तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कैसे होगा? मुसलमान ने मुसलमान का विरोध कैसे कर दिया? सत्ता के चक्कर में ये सबने सारे खेल खेले। इसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सार्वजनिक प्रॉपर्टियां हैं, एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोग कहते हैं कि हमारी संपत्ति हिंदुस्तान में थी, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारी संपत्ति, मतलब जो हिंदू वहां से आए वो, आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांट दिया। अब किस आधार पर पाकिस्तान जाने वाले लोगों को कितनी संपत्ति दी जाए, वहां कितना हिस्सा दिया जाए, और हिंदुस्तान में आने वाले लोगों को कितना हिस्सा दिया जाए, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला यह बनाया था कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग भी पाकिस्तान चले गए हैं उनकी संपत्ति का कैलकुलेशन लगाओ, और वो कैलकुलेशन लगाकर पाकिस्तान सरकार को बता दो। पाकिस्तान सरकार उस एवज में मुआवजा देगी या फिर उनको जमीन देगी, और वैसे ही हिंदुस्तान में जो लोग आए उनकी जो लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं भी संपत्तियां थी, वो संपत्तियों का हिसाब लगाकर वो भेजेंगे, और हिंदुस्तान सरकार उन लोगों को यहां पर शिफ्ट करेगी, उतनी ही संपत्तियां अलॉट करेगी, या उतनी संपत्ति देगी, या फिर उसका मुआवजा देगी। कुल मिलाकर चले तो इमीडिएटली गए, लेकिन हिसाब कैसे लगेगा इसके लिए उस समय फॉर्मूला बनाया गया। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए छोड़ दिया गया और पाकिस्तान हिंदुओं के लिए छोड़ दिया गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो वहां रह रहा है वो हिंदुस्तान नहीं आया, तो वो जो संपत्ति उसकी व्यक्तिगत है वो संपत्ति उसके पास रहेगी, और हिंदुस्तान में जो रह गया, जिसने चॉइस कर लिया, उसकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसका मुआवजा उसको नहीं मिलने वाला, तो वो यहां रह सकता है। ये नेहरू लियाकत समझौते में हो गया। लेकिन उन संपत्तियों का क्या जो पब्लिक संपत्तियां थी, जिसमें इमामबाड़े बने हुए थे, जिसमें कब्रगाह बने हुए थे, जिसमें कि ये मदरसे बने हुए थे, या जिसमें मस्जिदें बनी हुई थी, या ईदगाह बने हुए थे, इन जमीनों का क्या? ये जमीनें सब भारत सरकार हो गई, लीगली भारत सरकार हो गई। क्योंकि किस लिए दिया था पाकिस्तान? मुसलमानों के लिए दिया, तो मुसलमानों की सार्वजनिक संपत्तियां सब चली गई ना वहां, और वहां पर लीगली पाकिस्तान सरकार हो गई।
वो हिंदुस्तान वालों के जो मंदिर बने हुए थे, जो वहाँ गुरुद्वारे बने हुए थे, जो वहाँ पर मठ मंदिर बने हुए थे, या वहाँ ट्रस्टें बनी हुई थी, वहाँ गौशालाएं बनी हुई थी, या फिर वहाँ जो भी हवन कुंड शालाएं बनी हुई थी, स्नान घर बने हुए थे, सार्वजनिक जमीनें बची थी, या फिर सार्वजनिक दहन की जमीनें बची हुई थी जहाँ अंतिम संस्कार वो सब पाकिस्तान हो गया भाई, हमें कोई समस्या नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में फिर से एक समझौता हो गया और ये कहा 5 इमारतें तो संरक्षित रखिए साहब, हमारे लोग अगर यहाँ विजिट करने, आप देखिए जो समझौता हुआ उसमें लिखा गया, 1974 में एक नया प्रोटोकॉल जारी हुआ, उसमें ये समझौता हुआ और उस समझौते में ये लिखा गया कि जो लोग वहां से आएंगे वो उनकी जो गरीब नवाज की वो है, या फिर ये दिल्ली वालों दिल्ली दिल्ली में जो बनी हुई है निजामुद्दीन, और ये ऐसी 5 जगह जहां फकीरों के लिए मुसलमान मानता है, वहां जाने के लिए वो उनको संरक्षित रखना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और ऐसी वहां 5 गुरुद्वारे, वो गुरुद्वारे या मंदिर संरक्षित किए गए, भाई ये 5 मंदिर आप संरक्षित रखेंगे और ये 5 स्थान हम संरक्षित रखेंगे, ताकि यहां से, चूंकि लाहौर का मामला था, यहां से सिख अपने पुराने पूर्वजों के गुरुद्वारे में जा सकें और वहां से मुसलमान यहां पर आकर वो इबादत कर सकें दरगाह और गांव पे। ये 5 इमारतों को छोड़कर कोई इमारत संरक्षित नहीं है, जो भी संपत्ति है वो भारत सरकार की संपत्ति है। इन 5 इमारतों में ये ख्वाजा गरीब नवाज भी आते हैं, और ये जो जो बनी संपत्ति वहां की, उसके लिए बाकायदा एक कानून पास कर दिया गया, कानून बनाकर उस दरगाह का कानून बनाकर आदमी अपॉइंट हुआ, बाकायदा वो गजट होता है। नेहरू जी ने वहां अपनी वो चढ़ानी शुरू कर दी चादर, भाई चादर चढ़ाएंगे, भारत सरकार संरक्षित करने का जिम्मा ले चुकी है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सरकार वहां यहां आए, इससे हम ही चढ़ा देंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो लगातार चढ़ाई जाने लगी। इस बार उस जमीन के चक्कर में सिविल कोर्ट में एक मुकदमा गया पीछे कुछ समय पहले, और वो मुकदमा ये गया कि भैया जहां पर ये ख्वाजा गरीब नवाज की बात कही जा रही है, अब अजमेर शरीफ दरगाह की बात की जा रही है, यहां पर पहले एक शिव मंदिर था, और अगर आप वहां पर जाएंगे तो वो बड़े बड़े गड्ढे टाइप के पड़े हुए हैं, उनमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या लगा कर रखा है। तो क्लेम करने वाले ने, विष्णु विष्णु गुप्ता ने, ये पिटीशन फाइल की वहां कि भैया इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, इसकी खुदाई करवाई जाए, इसको पता किया जाए कि ये वाकई में शिव मंदिर है। शिव मंदिर तोड़कर गरीब नवाज वहां बैठ गए थे, खिलजी वो क्या नाम था उनका जो बैठ गए। अब मुकदमा चल रहा था, इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से, चूंकि 1947 से ये जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से चादर जाती है, तो इस बार भी प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से चादर गई। अब उसमें प्राइम मिनिस्टर जी का आशीर्वाद लग जाए ताकि गरीब जमात बचे रहे, ताकि प्राइम मिनिस्टर उसमें हाथ धर दें, ताकि गरीब नवाज को चादर उड़ाई जा सके, बेचारे ठंड में ठंडा रहे होंगे, ये सब चीजें हुई, फोटो वायरल हुई, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी फोटो वायरल की। तो केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि चूंकि प्रोसीडिंग जुडिशियल चल रही है, चूंकि प्रोसीडिंग जुडिशियल चल रही है और जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्राइम मिनिस्टर अगर चादर भेजते हैं, तो फिर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर ठीक नहीं होगा, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग को मिटिगेट करना होगा या उसमें समस्या खड़ी करना होगा। अभी फिलहाल सब स्टे कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट वो लोग आ गए कि भाई ये स्टे कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा भाई मोदी जी कोई पहली बार तो नहीं कर रहे, या भारत की सरकार कोई पहली बार नहीं कर रही, ये कोई पहली बार नहीं गया है, ये जो चादर जा रही है, ये मामला तो पहले के प्रधानमंत्रियों के द्वारा चला जा रहा है, ये कस्टम में शामिल हो चुका है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से चल रहा है। मैं कहता हूं कि अगर कोई कस्टम किसी को सजदा करने का चल रहा है तो क्या हम भी करेंगे? ये मेरा ऑब्जेक्शन है कि भैया वो चल रहा था, यही सब बंद करने के लिए तो सरकार है कि वो पुराने वाले सब बंद करेंगे और नए सिरे से हम नए कस्टम चलाएंगे। हम क्यों वहां गरीब नवाज, जहां शिव मंदिर की घोषणा की गई, उसमें एविडेंसेस लगाए गए हैं, केस वहां फाइल हो गया है, तो हमने भी कह देना चाहिए था कि भैया कुछ समय के लिए हमको रोक दो, अभी तब तक जब तक कोर्ट में केस नहीं चल रहा तब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, अभी फिलहाल उसके बाद देखेंगे। लेकिन नहीं हुआ, वो कस्टम चल रहा था, इतना स्ट्रांग कस्टम नेहरू जी खड़ा कर गए, वो चली गई चादर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा पहली बात तो ये है कि भाई पहले से ये सब चलता चला आ रहा है, दूसरी बात ये है कि अभी इनफ्लेक्चुअस हो गई, क्योंकि चादर तो चली भी गई, चादर चढ़ भी गई, और तब तुम कोर्ट में आए।
तो मैं कहता हूं कि अगली बार के लिए ऑर्डर हो सकता था, अगली बार बिना पूछे ऑर्डर, बिना पूछे चादर ना जाए। ये भी हो सकता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहता कि भाई अगली बार जब चादर जाए तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन जब तक सेटल ना हो जाए तब तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस दो आधारों पर किया कि केस जो चल रहा है नीचे वाली कोर्ट में वो केस अपनी जगह पर है, वो ठीक है कि वो वहां चल रहा है, और दूसरी बात यह है कि आप वहां पर डिसमिस करवा चुके हैं, अब हमारे पास चले आए सीधा। और तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की चादर तो वहां चढ़ चुकी है, अब कुछ होता नहीं है। चौथी बात उन्होंने ये कहा कि ये तो सदियों से चली है, सदियों से मतलब जब तक आजादी मिली तब से चली आई, पहले के प्रधानमंत्री भी ये करते रहे, इसलिए इसमें कोई जान हमें नहीं लगती, हम इसको डिसमिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। मेरा मानना यह है कि इस मामले में गहराई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये चादर का चक्कर पूरा देश को पता लगना चाहिए। इस चादर के चक्कर में किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, लीगल बाइंडिंग क्या है, कानून क्या कहता है, जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो एक्ट है, अजमेर शरीफ का एक्ट है, उस एक्ट में कोई व्यवस्था है क्या? अगर नहीं है तो रोक देना चाहिए, पूछना चाहिए सरकार से, एक बार कम से कम पूछना तो चाहिए कि आप हमें इस पर जवाब दें कि ये कैसे होगा। हर छोटे छोटे मामले में तो नोटिस इशू हो जाता है सरकार के खिलाफ, हर छोटे छोटे मामले में तो नोटिस इशू करके कहते हैं आप हमें जवाब दीजिए, तमाम बेंचें कहती हैं। इस मामले में भी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था, कम से कम इतनी सुनवाई होनी चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और ये कहना चाहिए कि भैया ये डिस्प्यूट हम तब डिस्प्यूट सॉल्व करने के बजाय हम इसको अटैच कर देते हैं जो पिटीशन जाई, और पिटीशन को एक्सपेडाइट के ऑर्डर कर देते हैं। एक्सपेडाइट का ऑर्डर का मतलब जल्दी इसको सेटल करिए, इसको जल्दी पता करिए कि यहां पर शिव मंदिर था या क्या था। इसका फैसला लोअर कोर्ट के, ट्रायल कोर्ट के द्वारा हो जाना चाहिए। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इसका फैसला करिए, और फैसला करने के बाद हमको सूचित करिए, तब हम इस वाली पिटीशन पर ध्यान देंगे। नहीं तो ये भी आप ही तय करिए, ऐसा भी कुछ ऑर्डर हो सकता था। लेकिन भाई दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ना तो प्लीड करने वाले बहुत स्ट्रांगली प्लीड किए होंगे डेटा लगाकर, और ना ही बहस करने वालों ने बड़े ताकत से बहस की होगी। हाँ, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय जरूर था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आधे अधूरी पिटीशन ये वो रहा होगा, उसके आधार पर उसको डिसमिस करके नमस्ते कर दिया और कह दिया कि भाई अभी ये समय नहीं है कि इसको सेटल किया जाए या इस पर कोई निर्णय दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।